भेज देना, ठीक है। ये अक्सर तुम्हारे स्कूलिंग लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो इसको जरूर देख लेना, क्योंकि रिटन जब भी एग्जाम होता है तो इसमें ये क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, और पुली का क्वेश्चन जरूर आ जाता है, अपरेंट वेट का क्वेश्चन। क्योंकि इस चैप्टर में नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ मोशन, क्योंकि सबको पता है 9th क्लास में पढ़ाया जा चुका है, और कोई भी ये पूछने वाला नहीं व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया, ठीक है। हाँ, इम्पल्स के एप्लीकेशन पे जरूर चर्चा हो सकती है, बट नो बडी इज गोइंग टू व्हाट डू यू मीन बाय द इम्पल्स। रेयरली किसी ने आधे नंबर का पूछ लिया, एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। बाकी तो न्यूटन फर्स्ट। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसको आपको होमवर्क दे रहे हैं, और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। अगर अभी हाफ ईयरली होता, रीजनल ऑफिस से पेपर होता, तो उस पेपर में जरूर आता कि व्हाई न्यूटन सेकेंड लॉ इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है सबके पूछने का, कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों कहते हैं? बिकॉज न्यूटन, ऐसे थर्ड लॉ भी, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कैन बी आल्सो ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। तो ट्राई करिएगा, थोड़ा बहुत आग लगाना जरूरी है, आप भी कुछ करें घर पे जा करके, ठीक है। सो मोमेंटम को डिफरेंशिएट करके और करेंगे। इस क्वेश्चन है मोमेंटम से करेंगे, हाँ बिल्कुल, बिना मोमेंटम के आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको लाना क्या है, अब उसको लिखने का तरीका बदल जाएगा, एम ए नहीं लिखेंगे, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है बेटा, इसका Yes. यूज करना पड़ेगा, एम ए का यूज करके नहीं चलेगा। हाँ, चलिए, तो ये छोटी छोटी बातें थी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। नाउ कम टू द अनदर प्रॉब्लम, फ्रिक्शन पे आ जाते हैं। इसमें तो बहुत से है बेटा, मैकेनिक्स इतनी वास्ट है, वो बंदर चढ़ रहा है रस्सी पर, रस्सी लटकी हुई है, बहुत से है यार, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ये कोई चेन है, ठीक है, इसका ये एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये चेन लटक रही है, कितना पोर्शन लटकेगा, तो ये एक्सेलरेट करेगी या रुकेगी या रेस्ट करेगी या नहीं करेगी, कितना पोर्शन इस चीज, हाँ ठीक है। तो ये सब बहुत सी है, मैकेनिक्स तो वास्ट है, बहुत वास्ट है। कोचिंग वाले कराते तो 1 से 1.5 महीना तो मैकेनिक्स पढ़ाते हैं वो बेचारे, ठीक है, जो इंजीनियरिंग को कराते हैं कम से कम 1 महीने तो पढ़ाते ही रहते हैं, 1 महीने से पहले वो निकल नहीं पाते इससे। बहुत वास्ट है, इस पे जितना कर लो उतना ही कम है, ठीक है। और किसी भी कंपटीशन में ये मैकेनिक्स एक ऐसा सेगमेंट है, और मैकेनिक्स एस सी वर्मा की सबसे बेस्ट भी है। बाकी मुझे कभी एस सी वर्मा पसंद नहीं आई, लेकिन मैकेनिक्स उनकी सबसे मुझे बेस्ट लगती है। वो बेसिकली मैकेनिक्स के लिए ही माने जाते, बाकी तो बुक पब्लिश हुई है ऑप्टिक्स और वो सब इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैकेनिक्स उनकी बहुत अच्छी है। आप मैकेनिक्स अगर पढ़ना चाहते हो खासकर कम्पिटेटिव लेवल पे, तो जरूर उनकी बुक को टच करिएगा और चेक करिएगा, ठीक है। यूरोडो तो है, लेकिन यूरोडो की ही समस्या को देखते हुए एस सी वर्मा ने अपनी बुक निकाली। अभी हम लोग जब वर्कशॉप में जाते हैं, उनके वर्कशॉप में कभी कभी वर्कशॉप कराते हैं ना, आजकल पिछले 5-6 सालों से वर्कशॉप कराते तो बताते हैं। अभी हमारे समझ से गोमती नगर के भी बच्चे गए होंगे, एक बार याद होगा 2 साल पहले आईआईटी कानपुर में वो था, साइंस एग्जीबिशन था, आई थिंक चिल्ड्रन नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस था या साइंस एग्जीबिशन था, हाँ। तो आपने देखा होगा कि ऑडिटोरियम में बुलाया गया था और एस सी वर्मा अपनी स्पीच दे रहे थे, मैं भी वहां पे था, क्योंकि मैं गया था किसी और पर्पस से, हम लोगों की वर्कशॉप चल रही थी, और मैं साइंस एग्जीबिशन से रिलेटेड तो नहीं था वहाँ, लेकिन मेरी वर्कशॉप उनके साथ चल रही थी, तो वहाँ पर एस सी वर्मा को बुलाया गया था। आईटी कानपुर के जस्ट स्कूल के बगल में ऑडिटोरियम भी है। उस ऑडिटोरियम में उन्होंने यही कहा कि एक्चुअली किसी बच्चे ने पूछा, क्योंकि वहाँ तो केबी के पूरे नेशनल लेवल के बच्चे आए हुए थे, क्योंकि वो नेशनल लेवल का चल रहा था प्रोग्राम, तो उन बच्चों ने पूछा, क्योंकि एस सी वर्मा को लेकर के बड़े बच्चों में जो खास करके जेई की तैयारी करते हैं वो बड़े फैन है उनके भाई,
और है भी। मैकेनिक्स तो उनकी बड़ी जानदार रही है और नॉलेज तो है ही है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। तो सर वो यूट्यूब पे अभी भी एक्टिव है वर्मा सर? एक्टिव है, लेकिन अभी वो पर टॉपिक को लेकर के नहीं काम करते जो आपको जरूरत है। अभी वो जो यूट्यूब पे एक्टिव है वो एक्टिविटी बेस्ड पर है। ठीक है, सर वो भरम हम करके लोगों की जो सीरीज जो टॉपिक्स ऑलमोस्ट वो सारे अलग कंसेप्ट बताते हैं, वो बेसिकली भी सही कर रही है। हाँ, तो अगर कभी देखना करो तो उसको फॉलो अप कर लिया करो। कई चीजें क्या होता है एक्टिविटी पर, इसमें भी क्या एस.सी. वर्मा जी की सारी चीजें बेस्ड हो गई हैं एक्टिविटी कैसे डाली जाए लर्निंग में। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में वो ज्यादा फोकस इस समय कर रहे हैं एक्टिविटी पर, ना कि आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने पे वो काम कर रहे हैं, कि आपकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं। वो एक्टिविटी कैसे टॉपिक में इन्वॉल्व किया जाए किसी टॉपिक को लेकर के। तो कहीं ना कहीं अगर वो सीखना चाहते हो तो वो जरूर फॉलो अप कर लो, सब्सक्राइब करके देखो, और पता चलता है जब सब्सक्राइब कर दोगे तो नोटिफिकेशन आ जाती है, आपको पता चल जाता है कोई नई चीज आई तो आपको पता चल जाएगा। तो यू मे सी देयर। ठीक है, तो उसने पूछा किसी बच्चे ने, आई थिंक तमिलनाडु से कोई बच्चा था, उसने पूछा कि सर आपको कैसे लगा कि आपको बुक पब्लिश किया जाए। तो ये जो अभी इन्होंने कहा यूरोडो, एक्चुअली यूरोडो या रश्मिक हैलिडे की जब बुक हम पढ़ते हैं तो पहली बात वो जो सिचुएशन लिए गए हैं वो फॉरेन से बेस्ड है। सारी सिचुएशन जो ली गई है वहाँ की एटमॉस्फेयर के बेस पे ली गई है। तो जब हम इंडियन कल्चर में वो एग्जाम्पल को सोच नहीं पाते हैं, और जब सोच नहीं पाते हैं तो सारी उन प्रॉब्लम को करना मेरे लिए, एक्चुअली फिजिक्स में कई चीजें हैं, फिजिक्स हो या मैथ की क्वेश्चन आती है, तो दोनों में है कि सिचुएशन आपके आंखों के सामने रियलाइज हो रहा है, बना भी नहीं है डायग्राम, बट वो फील हो रहा है, आपको दिख रहा है डायग्राम। ठीक है, जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, जितनी भी हमारे पास, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम ए वेरी मच कॉम्पिटेंट और लाइक दैट थिंग। ठीक, क्योंकि नो बडी इज नो, नॉलेज इज कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो ये तो कहना बेवकूफी कि मैं फिजिक्स में सब कुछ जानता हूँ, ये बहुत बड़ी बेवकूफी की बातें होंगी। ठीक, जितना भी मैं जानता हूँ उसके पीछे रीजन क्या है कि वो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर घूम रहा होता है या डायग्राम ले रहे होते हैं। हम जब शुरू हो जाते हैं, आप देखते हो कोई बच्चा बीच में एंट्री करता है, इरिटेशन होती, क्यों? वो अपने आप फ्लो निकल रही है, मेरे सामने कोई बुक नहीं है कि हम बैठ के बुक इस लैंग्वेज बोल रहे हैं। आज मैं पढ़ा रहा हूँ उसी टॉपिक को, कल और पढ़ा रहा हूँ तो कहीं पर कुछ और लैंग्वेज होगा, कुछ और तरीका होगा, क्योंकि वो सेल्फ एमिशन जिसको कहते हैं ना, रेडियो एक्टिविटी, आप लोगों ने शायद सुना हो केमिस्ट्री में, सेल्फ एमिशन होती है। तो आपके पास जो नॉलेज है उसकी सेल्फ एमिशन होती है। आपने टॉपिक को छेड़ दिया, छेड़ने के बाद उससे रिलेटेड चीजें निकलती है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो फिजिक्स के साथ जो इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो डायग्राम, वो सारी सिचुएशन रियलाइज करो डेली लाइफ से, तब आप ज्यादा फिजिक्स में गेन पर हो गया। अदरवाइज तो बच्चा ये समझता है यहाँ डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन नहीं है बेटा। एक्चुअली इट इज अ प्रॉब्लम्स, दे आर प्रॉब्लम्स। हम उसको यही सोचते हैं कि इट इज जस्ट ए डेरिवेशन, कि हाँ फिजिक्स में डेरिवेशन है। इट इज नॉट अ डेरिवेशन। अभी आपने पूरी इट इज नॉट अ डेरिवेशन, इट इज अ प्रॉब्लम, जनरल प्रॉब्लम बना के लिया हमने। मास अगर 10 रख दिया होता M1 को और M2 को 12 रख दिया होता, वो न्यूमेरिकल हो गई। ठीक, बस अंतर इतनी है। तो एक्चुअली वो जनरल प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करोगे उसकी एबिलिटी है, इट इज नॉट अ डेरिवेशन। यू आर सेइंग जस्ट डेरिवेशन डेरिवेशन डेरिवेशन, आपके दिमाग में लगता कि सर आज आपने पूरी का डेरिवेशन कराया। तो डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ द पुली, हाउ द पुली इज एक्सेलरेटिंग, और व्हाट इज द टेंशन, क्यों टेंशन लग रहा है, कारण क्या है, ये सारी बातें तो ऐसे रियलाइज करना पड़ता। तब उन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअली सिचुएशन को चेंज करने के लिए मेरे दिमाग में आया कि मैं इंडियन एनवायरनमेंट पर एग्जांपल्स दूं, तब जाकर के वो बुक्स को लिखूं। तो बहुत ज्यादा एक्चुअली क्या प्रेजेंट सिनेरियो में, हाँ आज के 15-20 साल पहले रश्मिक हैलिडे और यूरोडो की जलवा थी, क्योंकि तब 20 साल 25 साल पहले इनकी वो बुक नहीं थी, एस.सी. वर्मा की तब बुक भी नहीं आई थी, तब लोग उसी को यूज करते थे। तो है तो बुक अच्छी, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये नहीं कहते कि बुक खराब है, बट हमारे जब हम समझते हैं उसकी लैंग्वेज, एक तो प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज की बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो नॉर्मल इंडियन पीपल्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको कोप अप कर पाना, सबके लिए नहीं हो पाता है। इसलिए रश्मिक हैलिडे और वो
किया जा सकता है, नो डाउट दे आर बेस्ट एग्जाम्पल्स, इसमें कोई शक नहीं, बट बहुत सी हैं, पहले बेसिक चीजों पे डालना है। चलिए, देखो हम इन्वॉल्व करते हैं फ्रिक्शन को। सबको पता है, अगर पहली नजर में क्लास 8th में था, मुझे पता है एनसीईआरटी की बुक में, क्योंकि कभी कभी हम लोग ऐसी जगह पोस्ट होते हैं जहाँ सिंगल सेक्शन स्कूल होता है, तो 8th में भी पढ़ाना पड़ जाता है पीजीटी को। तो वहां पर मैंने एक आध साल पढ़ाया, मैंने जानता हूं कि वहां पर 8th क्लास में भी फ्रिक्शन दिया गया है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। तो ये 8th क्लास में ऑलरेडी टॉपिक था। आप जानते हो कि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। क्या है? अपोजिंग फोर्स है। ये तभी एक्ट करता है, हमेशा एक्ट नहीं करता है। व्हेन द बॉडी इज इन द मोशन और ट्राई टू मूव, इस दो सिचुएशन पे काम करेगा। मोशन तो आपको क्लियर समझ में आता है, लेकिन ट्राई टू मूव समझना मुश्किल है। आपके घर में एक बड़ी सी अलमीरा है और आपने एक 5 साल के बच्चे को इसको पुश करने के लिए बोल दिया, ठीक? बहुत बड़ी अलमीरा है जिसमें आप कपड़े रखते हो, और एक 5 ईयर बच्चे को या 6-7 ईयर के बच्चे को आपने कह दिया बेटा इसको धक्का दो, ठीक है? बच्चा पुश करेगा, बट ही इज नॉट एबल टू मूव दिस अलमीरा। इसका मतलब है कि द बॉडी इज ट्राई टू मूव। वहां पर बॉडी क्या कर रही थी? मूव करने की कोशिश कर रही थी, मूव नहीं कर पा रही है बिकॉज सफिशिएंट फोर्स नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक? तो जब कोई भी बॉडी ट्राई टू मूव करती है या मूव करती है, एक्चुअली मूव करती है, तभी फ्रिक्शन एक्ट करता है। और जब तक वो बॉडी रेस्ट में है, इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तब तक कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करती है। जैसे आपके घर पे जिस चेयर पे आप बैठे हो, अगर आप खड़े हो जाइए, अभी बैठे तो हो सकता है कुछ लोग टेढ़े बैठे हों, कुछ लोग सीधे भी बैठे होंगे, तो आप अगर उस चेयर से हट जाइए तो उस चेयर पे कोई फोर्स नहीं कर रहा, तो लेग्स और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। हाँ, जैसे ही उसको आप मूव कराने की कोशिश करोगे या मूव करोगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करने लग जाती है। So force of friction is an opposing force which comes into play when the body is actually moving or try to move over the other surface, जब किसी other surface पे काम करती है। Friction is classified into 2 types basically. Friction is classified into 2 types, that is called external friction and internal friction. और दूसरा हो जाता है internal। इंटरनल फ्रिक्शन का मतलब हो गया फ्लूइड में, फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स। जैसे लिक्विड और गैसेस की बात कर लें, लिक्विड और गैसेस की बात कर लें, यहां पर जो फ्रिक्शन होगी वो इंटरनल फ्रिक्शन होगी। ये हम फ्लूइड में जाकर के आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगी सरफेस टेंशन यानी हाइड्रोडायनामिक्स आएगी, वहां पर स्टडी करेंगे। एक वर्ड आएगा विस्कोसिटी, वो कहलाती है बेसिकली फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक? आगे अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक का सेकेंड चैप्टर है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। जो हम फ्रिक्शन समझते हैं वो एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक? यानी किसी भी दो बॉडी को मूव कर रहे हैं या मूव करने की कोशिश कर रहे हैं सॉलिड बॉडीज, तो वहां पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है दो सरफेस के बिटवीन, वो आपकी एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहलाती है। External friction again classified into 3 types: static friction, then limiting friction, and then kinetic friction या dynamic friction जो भी कह लो, kinetic friction। यानी जब कोई बॉडी try to move but not moving, it is an opposing force। जो मैंने कहा था friction is opposing force, तो it is an opposing force which comes into play when a body is try to move but actually not moving, then such type of friction is called
स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड एक वर्ड पूछा जाता है आपके यहाँ स्कूल में कि व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। एनीबडी कैन थ्रो सम लाइट्स ऑन दिस टॉपिक? व्हाई Yes. स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड? Sir, because Hmm. friction, एक मिनट प्रियांशी, बिकॉज what you say, मुकुंद? It can adjust its magnitude and direction. Okay, now Priyanshi. sir, because static friction की वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, Now जितनी प्रियांशी। अप्लाई करते हैं। सर वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है यस, कोई बात। जितनी फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती है, अगर उसके लिमिट के अंदर रहती है तो। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, कि स्टैटिक फ्रिक्शन इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे बॉडी पर फोर्स Apply इंक्रीज force। करेगी, हाँ, वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज कर रही है। वही मैंने अलमीरा वाली बात कही थी, अगर आप याद करो, हमने कहा एक 5 साल का बच्चा जाके पुश कर रहा